हेलो डियर। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, कहता है इनमें से कौन सा छिद्र जो है हृदय में स्थित होता है। देखिए होता क्या है कि जब बच्चा गर्भ में होता है ना, भ्रूण जब गर्भ में होता है तो फेफड़ा उसका काम नहीं करता है। तो फेफड़ा के काम करने के लिए दिल में छिद्र होता है। यह छिद्र जो हार्ट का ऊपरी चैम्बर होता है, दोनों जो आपका एट्रियम वाला होता है छिद्र, आलिंद वाला, इसके बीच में होता है। यहाँ पे छिद्र होता है, ठीक है, यहाँ पे छिद्र बना होता है, समझ गए ना। तो ये छिद्र जन्म के बाद बच्चा के धीरे धीरे बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं, सिचुएशन होते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक बंद नहीं होता, जिसे पेटेंट फोरामेन ओवली बोलते हैं। जन्म के बाद भी अगर ये छिद्र नहीं बंद होता है, जो कि समानतः बंद हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, किसी किसी मामले में यह बंद नहीं होता है, तो उसे पेटेंट फोरामेन ओवली बोला जाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो छिद्र हृदय में होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे फोरामेन ओवली बोलते हैं, ठीक है, फोरामेन ओवली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग चलते हैं। कहता है फेगोसाइटेसिस करने वाला सेल क्या कहलाते हैं। देखिए, ये जो फेगोसाइटेसिस करने वाला जो सेल होता है, यह WBC वाला सेल होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में कोई भी सूक्ष्म जीवों को मारता है, बाहरी एंटीजन को, तो वह WBC का ही प्रकार होगा या WBC का ही सेल होगा। तो देखिए, WBC में मैक्सिमम सेल जो है फेगोसाइटेसिस करता है, बट जो अपना न्यूट्रोफिल होता है यह काफ़ी ज़्यादा जो है बाहरी एंटीजन के प्रति एक्टिव होता है। ये क्या करता है? जो भी बाहर से सूक्ष्म जीव बॉडी में प्रवेश करने का प्रयास करता है उसको भक्षण करता है, मारता है। तो ये आपका फेगोसाइटेसिस ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटीन का अंतिम पाचन क्या होता है। देखिए, प्रोटीन का अंतिम पाचन आपसे पूछे तो एमिनो एसिड होगा। एमिनो एसिड से प्रोटीन और प्रोटीन से एमिनो एसिड, दोनों का रिलेशन काफ़ी मजबूत है। नेचुरल रूप में कितने जो है आपको एमिनो एसिड पाया जाता है, कमेंट करके आप लोग बताइए। आगे क्वेश्चन है कि हड्डी के बाहरी परत को क्या कहते हैं। जैसे हम जानते हैं ब्रेन के बाहरी परत को मेनिंजिस बोलते हैं, समझ गए। और हम जानते हैं हार्ट के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। यूट्रस को बाहरी परत को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से अस्थि के बाहरी परत को पेरी ऑस्टियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी ऑस्टियम बोलते हैं, समझ गए। पेरिकार्डियम हार्ट के बाहरी परत होता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है, कहता है सार्वभौमिक रक्तदाता समूह होता है। देखिए, यूनिवर्सल डोनर कह रहा है। डोनर मतलब रक्तदाता, जो सबको रक्त दे सकता है, तो सबको देने वाला वो होता है। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपेटर जो होता है, ये भी होता है। बात समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वयस्क के फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है। तो वाइटल कैपेसिटी जो होती है, मैं बता दूं, अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर 6000 आता तो हम 6000 मारते, लेकिन यहाँ पे 6000 नहीं है, तो इसलिए जो 3800 से 4900 है यही अपन राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। अगर महिलाओं के लिए पूछता तो वहाँ पे 3100 हम जो है मारते राइट आंसर, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। आपको एक ध्यान में रखना है, वसा में फैट सोलुबल पूछे, वाटर सोलुबल पूछे, तो आपको ध्यान में रखना है। वाटर सोलुबल में आपका 2 होता है, विटामिन बी और सी, ठीक है, ये वाटर में सोलुबल होता है। बाकी जो भी विटामिन बच जाता है वो सारे के सारे फैट में घुलनशील होता है। तो फैट में घुलनशील अपना जो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। आगे है, गुर्दे के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। देखिए, किडनी के बाहरी लेयर जो होता है, जो किडनी को अन्य चीज़ों से सुरक्षा देता है, उसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और मेंडुला जो होता है, एक फेफड़ा में मेंडुला 8 से 18 के संख्या में होता है। और मेंडुला जो होता है, ये रीनल पिरामिड जो होता है, ये 8 से 18 के संख्या में होता है, समझ गए। इन बातों को ध्यान में रखना है। और इस मेंडुला के अंदर ही अपन जो है नेफ्रॉन होता है, जो क्या करता है, बात समझिए, जो क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, बनाता है, और यूरिन को आउटपुट बाहर निकालता है, समझ रहे हैं। आगे मैं बढ़ूँ। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कुल संख्या 13 है, याद रखिएगा, ठीक है, 13 है। एक बात ध्यान में रखिए, टोटल कितना है? 13 है, समझ गए। जो अपन फैक्टर नंबर 8 है, ये फैक्टर नंबर 8 हीमोफीलिया ए करता है, हीमोफीलिया फैक्टर नंबर 9 करता है, एंड हीमोफीलिया सी जो होता है यह अपन फैक्टर नंबर 11 की कमी से होती है, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। देखिए, थायराइड ग्लैंड जो सीक्रेट जो हार्मोन को करता है, उसका नाम अपन थायरॉक्सिन यानी T3 और T4 दोनों हार्मोन को सीक्रेट करता है। साथ में थायरॉक्सिन तो होगा ही, साथ में कैल्सीटोनिन होता है। यह कैल्सीटोनिन जो है कैल्शियम की मात्रा को
क्या करता है, कंट्रोल करता है। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल की उत्पत्ति कहाँ से होती है। माय डियर, बाइल की उत्पत्ति आपका कहाँ से होती है, तो बाइल के उत्पत्ति जो है आपके लीवर से होता है, और जामा अगर पूछेगा तो गल ब्लैडर में स्टोर होता है। समझ गए, इन बातों को ध्यान में रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से सिस्मोइड अस्थि का उदाहरण क्या है। देखिए सिस्मोइड अस्थि का उदाहरण पूछ रहा है, तो पटेला एक ऐसी हड्डी है जो सिस्मोइड अस्थि का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कहता है यहाँ पे कि जो पित्ताशय है, पित्ताशय की थैली का आकार कैसा होता है, तो पित्ताशय जो होता है नाशपाती के आकार में होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर डोम का आकार पूछेगा तो यह किसके लिए होता है, आप लोग जानते हैं डायफ्राम का आकार डोम के आकार का होता है। समझ गए, इन बातों को ध्यान में रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ। पेरिओस्टियम है, तो पेरिओस्टियम हड्डी के बाहरी लेयर को कहते हैं। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हृदय की स्ट्रोक मात्रा पूछेगी कि एक व्यक्ति की जो हृदय की स्ट्रोक मात्रा है कितनी होती है, तो स्ट्रोक मात्रा जो पूछेगा, स्ट्रोक कैपेसिटी जो आपसे पूछेगा हृदय हार्ट का कि कितना जो है पंप करने में स्ट्रोक लगता है, तो लगभग 70 सीसी लगता है। एक 70 केजी का व्यक्ति है तो उसका स्ट्रोक जो है 70 सीसी होगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कारक सीखने को बढ़ावा देता है। ठीक है, देखिए कौन सा कारक सीखने को बढ़ावा देता है। समझ गए, तो सीखने को बढ़ावा देने में जो कारक है वो अपन कौन सा है, बुद्धि। बिल्कुल सीखने को बढ़ावा देता है, प्रेरणा से भी मिलता है सीखने में अच्छा, और एक गुड हेल्थ भी आपको सीखने को बढ़ाता है। तो ये तीनों तो बढ़ावा देता है, लेकिन ध्यान भंग से आप नहीं सीखेंगे। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपका बार बार ध्यान भंग हो रहा है, तो क्या आप सीखेंगे, अच्छे से सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो ये ध्यान भंग जो है आपको सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। आगे क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दिया, तो आप सबको पता होगा साइकोलॉजी में जो सिगमंड फ्रायड हैं उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। समझ गए, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, और उन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी दिया था। तो साइको एनालिसिस थ्योरी सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड है। समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो आइसबर्ग सिद्धांत को किसने दिया। आइसबर्ग सिद्धांत या इसी को माइंड स्ट्रक्चर मॉडल कहते हैं, किसके द्वारा दिया गया, तो ये भी आपके सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही दिया गया। समझ गए। चलिए आगे है इनमें से किसने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में माना, तो मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। यह आपके अरस्तु ने भी माना, डेकार्ते ने भी माना, प्लेटो ने भी माना। तो इन तीनों ने जो है आपको माना कि साइकोलॉजी आपके आत्मा का क्या है, विज्ञान है। समझ गए। चलिए ये हो गया। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इदम को किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। देखिए तो इदम आप लोग को पता होगा, आईडी एक होता है अपन ईगो और एक होता है अपन यहाँ पे सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो साइकोलॉजी में, तो आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो आईडी जो होता है यह प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पर यानी खुशी के सिद्धांत पर आधारित होता है। समझ गए, आईडी। ईगो जो होता है यह आपके रियलिटी पर आधारित होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है। समझ गए, ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। मन का सबसे बड़ा गोदाम क्या। देखिए मन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, माइंड को 3 भागों में, एक चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो मन का सबसे बड़ा जो क्षेत्र कहा गया साइकोलॉजी में वह अर्ध चेतन मन, अनकॉन्शियस, अर्ध चेतन नहीं होगा यहाँ पे, अचेतन होगा। ये अचेतन मन को जो है आपको अनकॉन्शियस माइंड माना गया। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। इनमें से क्या एक दूसरे से भिन्न करती है, इनमें कौन एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, डिफरेंट है। लर्निंग, पर्सनालिटी, मेमोरी, इमोशन, कौन जो है आपके इसमें एक दूसरे से भिन्न है। देखिए लर्निंग एक मेंटल प्रोसेस है, मन में होने वाली क्रिया है। मेमोरी भी मन में होने वाली क्रिया है। इमोशन भी मन से होने वाली क्रिया है। मन उदासी, ठीक है ना, मन गड़बड़ तो क्रोध, ये सब एक इमोशन है। तो ये भी मन का प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। मन से हम जो है करते हैं मेमोरी, और मन से ही जो है हमारा लर्निंग होता है। ये सब मेंटल, मन में चलने वाली क्रिया है। लेकिन पर्सनालिटी एक व्यक्ति के समुचित जो है विकास ज्ञान को बताता है व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये अलग है। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे है कि थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में टैट कहते हैं। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट का प्रतिपादन किसने किया, यानी यह टैट किसने दिया, तो ये टैट जो दिया वो आपके मॉर्गन एंड मूरे दोनों ने दिया। ठीक है,
मॉर्गन एवं मूरे ये दोनों ने टैट जो है प्रतिपादन किया। टैट बेसिकली यह पर्सनालिटी जो है एग्जामिन करता है, व्यक्तित्व परीक्षण का एक ये है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ तो व्यक्ति की स्मृति में, स्मृति मतलब मेमोरी होता है, मेमोरी। तो मेमोरी में कमी के अनुभव क्या कहलाता है? एक व्यक्ति के मेमोरी में कमी के अनुभव को हम लोग क्या कहते हैं? एमनेसिया कहते हैं। एनोरेक्सिया भोजन में कमी, भोजन न कर पाना, आपको एनोरेक्सिया होता है। एलोपेसिया को हम लोग गंजापन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या बालों का गिरना। आगे है आवश्यकताओं का पदानुक्रम, ठीक है ना। हायरार्की आप लोग पढ़े होंगे, हायरार्की मॉडल, तो वही आवश्यकता का पदानुक्रम है, ठीक है ना। बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन आप लोग पढ़े होंगे कि आधारभूत आवश्यकता क्या है एक मनुष्य का, तो वही पदानुक्रम है। तो उसमें मौसले ने आपको यह हायरार्की नियम दिया था, मौसले, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है अगर वास्तविक एज, एक्चुअल एज, ठीक है, एक्चुअल एज और मेंटल एज अगर बराबर हो तो फिर आईक्यू कितना होता है? तो देखिए अगर मेंटल एज भी बराबर हो और एक्चुअल एज भी बराबर हो तो इसे हम लोग पूरा 100% मानते हैं, आईक्यू 100% होगा। होता यह है हमेशा कि जो एक्चुअल एज होता है और जो मेंटल एज होता है दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन किसी किसी मामले में अगर दोनों बराबर हो तो ये 100% माना जाता है, 100%, ठीक है। आगे मैं यहाँ पे बढ़ूँ तो आगे है निम्न में से कौन सा कारक व्यक्तित्व के परसेप्शन को प्रभावित करता है? परसेप्शन मतलब होता है अवबोधन, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होना, यही परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन को प्रभावित कौन कर सकता है? तो देखिए लर्निंग, नीड्स, पर्सन, मेंटल स्टेट, ऑल ऑफ द एबव। तो परसेप्शन प्रभावित तीनों से होगा, ठीक है। लर्निंग, नीड्स, पर्सन की क्या मनोदशा है, मेंटल स्टेट और ऑल ऑफ द अबव। तो इसलिए परसेप्शन को ये तीनों प्रभावित करेगा। तीनों कैसे प्रभावित करेगा? तो सीखने से भी हम कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं, हमारी क्या आवश्यकता है उससे भी हमारा परसेप्शन बदलता है, और व्यक्ति की मनोदशा कैसी है ये भी परसेप्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये तीनों अपन होता है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ूँ तो आगे है किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से ध्यान लगाने को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान 3 प्रकार के होता है, ठीक है। एक होता है वॉलेंटियर, एक होता है इनवॉलेंटियर और एक होता है हैबिचुअल, यानी ऐच्छिक, अनैच्छिक और स्वाभाविक, ठीक है। तो अपनी इच्छा से अगर किसी वस्तु के तरफ अगर ध्यान लगाते हैं तो उससे वॉलेंट्री यानी जो है आपको ऐच्छिक जो है हम ध्यान कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी कब तक रहती है? तो लॉन्ग टर्म के मतलब होता है जिसमें महीनों, दिनों, सालों तक की बातें याद रहता है, स्टोर रहता है। तो दिन, महीना, वर्ष इसमें सब हो जाएगा, ठीक है। इमीडिएट मेमोरी जो होता है उसमें तत्कालिक मेमोरी में कोई चीज़ दिमाग में जब तक ही रहता है जब तक हम काम कर रहे हैं, बाकी जब तक वो उड़ जाता है यानी सेकेंडों तक रहता है, ठीक है। मीडियम जो होता है उसमें कुछ समय तक ही रहता है, बात समझ लीजिए। जो लॉन्ग टर्म के होता है लंबे समय तक होता है। आगे है पेरेंटल थेरेपी का अर्थ दवा को कैसे देना? तो देखिए पेरेंटल थेरेपी का मतलब होता है कि IM से भी दे सकते हैं, IV से भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, इसलिए उपरोक्त में से सभी, ठीक है। एक क्वेश्चन CHO में पूछा भी गया था। आगे है डैश पर रेक्टल तापमान समान होता है, यानी कितने पर रेक्टल तापमान नॉर्मल होता है, समान होता है? तो 3 होता है। देखिए एक होगा आपका ओरल टेम्परेचर, एक होगा आपका रेक्टल टेम्परेचर और एक होगा एक्जिला टेम्परेचर, ठीक है, बगल से। 3 तरीक़ा से लेते हैं। तो ओरल वाला सब लोग जानते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ओरल वाला सब लोग जानते हैं। रेक्टल वाला इससे एक अधिक होता है 99.6 होगा, और एक्जिला जो है आपके इससे एक कम होता है यानी 97.6 होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक्जिला का तापमान जो है कितना कम है ओरल से या रेक्टल से, ठीक है। रेक्टल से पूछेगा तो 2 और ओरल से पूछेगा तो 1, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ूँ। यहाँ पे कहता है किस घोल की मुंह की सफाई में प्रयोग करते हैं, मतलब कौन सा घोल का इस्तेमाल मुंह की सफाई में करते हैं? तो बेसिकली मुंह को स्वच्छता के लिए, मुंह में जिंजिवाइटिस से बचाने के लिए, ठीक है ना, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए घोल का इस्तेमाल करते हैं मुंह के सफाई के लिए। तो वह घोल होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, किसका? KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ। जुओं को मारने के लिए किस एसिड का इस्तेमाल करते हैं? तो बेसिकली जुओं को मारने के लिए हम लोग एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये एसिटिक एसिड जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें आपको पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर A राइट होगा, समझ गए। चलिए
आगे है सोडियम परीक्षण के पेल्विक परीक्षण के लिए किस स्थिति का इस्तेमाल, किस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए टेंडलबर्ग पोजीशन का इस्तेमाल शॉक पेशेंट के लिए किया जाता है, बात समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िएगा, लिथोटोमी पोजीशन जो होता है ये आपके जितने भी वेजिनल हो गया या पेल्विक परीक्षण हो गया, इन सब के परीक्षण के लिए लिथोटोमी पोजीशन इम्पोर्टेंट है, समझ गए। तो इन बातों को ध्यान में आपको रखिएगा। साइड लेटरल एनीमा जो होता है, साइड लेटरल जो पोजीशन होता है एनीमा में जो है आपको इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1 ग्राम ओंस कितने बराबर होता है। देखिए 1 ग्राम ओंस जो बराबर होता है 30 मिली के बराबर होता है। ये ओंस आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछेगा 1 ओंस बराबर कितने ml होता है तो 30 मिली होता है, 30 ml होता है, समझ गए। लगभग 28 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन इसको एवरेज हम लोग 30 मानते हैं, ओके। चलिए आगे है बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को क्या कहते हैं। तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे हम लोग, चूँकि बोन मैरो एक हड्डी है, ठीक है, एक हड्डी की किस्म की है, तो उसमें इंजेक्शन लगाना इंट्राओसियस कहलाता है। त्वचा में इंट्राडर्मल, हार्ट के मांस में लगाना इंट्राकार्डियक, स्पाइनल में देना इंट्रा स्पाइनल, समझ रहे हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। मूत्र की जाँच में कितने बूंदे मूत्र की बेनेडिक्ट में इस्तेमाल की जाती है। देखिए मूत्र के जांच करना है तो हम कितना मूत्र लेकर जो बेनेडिक्ट घोल होता है उसमें डालते हैं, तो 8 बूंद लेकर हम बेनेडिक्ट घोल में डालते हैं, तब जाके मूत्र का एग्जामिन होता है, ठीक है। आगे है दर्द से निवारण के लिए देने वाली दवा को क्या कहते हैं। अगर आपको दर्द से निवारण देना है तो एनाल्जेसिक लेते हैं दवा, समझ गए। बहुत सारे एनाल्जेसिक दवा है, उस जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह हो गया। एनेस्थेटिक दवा जो होता है या एनेस्थेसिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सूंपन उत्पन्न करने के लिए। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबैक्टीरियल दवा है, यह बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। डायूरेटिक जो दवा होता है यह मूत्र के वृद्धि को बढ़ाता है, समझ गए। और अगर एंटी डायूरेटिक दीजिएगा तो वह मूत्र के वृद्धि को कम करता है, बात समझ गए। चलिए ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। एचएस का मतलब होता है होरा सोमनी, ठीक है। एचएस का मतलब होता है होरा सोमनी। तो ये होरा सोमनी जो होता है यह बिस्तर एट ए बेड टाइम, समझ गए, एट ए बेड टाइम। तो ये हो जाएगा, अपन याद रखिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, पूछ लेते हैं। और कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन में ही स्टूडेंट लटक जाते हैं, जो कि ये कॉमन है। 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है। 1000 ml के बराबर 1 लीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते समय कौन सी ध्वनि सुनाई देती है। तो देखिए जब हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं और ब्लड रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो हमको जो आवाज़ सुनाई देता है वो कोर्सकॉफ आवाज़ सुनाई देता है, समझ गए, कोर्सकॉफ आवाज़ सुनाई देता है, याद रखिएगा। आगे है 1 ओंस बराबर, अभी बता दिए कितना होता है। सीपीआर देते समय प्रेशर, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का अनुपात कितना होता है। यानी प्रत्येक 30 दबाव के बाद 2 बार सांस देना चाहिए, तो 30 अनुपात जो है 2 होता है, ठीक है। अगर कोई सिंगल कर रहा है तब, अगर 2 व्यक्ति अगर कर रहा है ये चीज़ें सीपीआर, तो प्रत्येक 15 कंप्रेशन के बाद 1 जो है आपको वेंटिलेशन देना चाहिए। कब, जब 2 व्यक्ति कर रहा हो तब। जब सिंगल व्यक्ति कर रहा हो तो 30:2 होता है, समझ गए। चलिए आगे है नाक से खून बहना। देखिए नाक से खून बहना एपिस्टेक्सिस कहलाता है, ठीक है ना, एपिस्टेक्सिस कहलाता है। एपिस्टेक्सिस नकसिर बोलते हैं, ठीक है। इसमें करना ये चाहिए कि सिर को, रोगी का जो सिर है आगे की तरफ झुका देना चाहिए, ताकि जो भी ब्लड बाहर आ गया है वो कंप्लीट बाहर आ जाए, फिर से अंदर ना जाए, क्योंकि जो ब्लड बाहर आ चुका है वो अंदर जाएगा तो समस्या उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो आगे आइए। वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों के बीच पैदा होता है। देखिए जैसे आप अपने आसपास अगर अननेचुरल तरीके से पानी को कलेक्शन रखते हैं, जमा रखते हैं गड्ढा में इधर उधर, तो उसमें एक जो है मच्छर उत्पन्न होता है जिसको एडिज एजिप्टाई कहते हैं, ठीक है। यह एडिज एजिप्टाई डेंगू भी पैदा कर सकता है। अलग अलग जो मच्छर से होने वाला रोग है वो पैदा करता है, समझ गए। किसके कारण, एडिज एजिप्टाई के कारण, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है अपन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आगे है 1 पोषक कैलोरी उष्मा की वह मात्रा है। देखिए 1 पोषक कैलोरी का मतलब होता है किलो कैलोरी, समझ लीजिए। 1 पोषक कैलोरी का मतलब होता है किलो कैलोरी। तो यह बेसिकली आपके ऊर्जा का जो मात्रा है उसका नापने के लिए किया जाता है, समझ गए। तो 1 पोषक कैलोरी उष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलो पानी के ताप को 1 सेंटीग्रेड बढ़ा देता है, समझ गए। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचारी रोग कम्युनिकेबल डिजीज का फैलने से रोकने का उपाय क्या है।
कम्युनिकेबल मतलब होता है जो आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। तो वैसा रोग को रोकने के लिए क्या उपाय है? तो सार्वजनिक शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा देंगे कि कैसे रहना है, क्या करना है, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले जगहों में क्या करना चाहिए, शिक्षा महत्वपूर्ण है। जन समूह में टीकाकरण से भी रोकथाम कर सकते हैं। आइसोलेशन में रख कर भी जो है इससे बचा जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट होगा। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रति 2 व्यक्तियों को रहने के लिए एक रूम में फर्श का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो अगर एक रूम में 2 व्यक्ति है, समझ लीजिए, तो कम से कम 100 वर्ग फुट होना चाहिए, कम से कम। लेकिन नॉर्मल तौर पर यह 120 वर्ग फुट जो है आपको नॉर्मल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, आगे है एड्स रोग क्या है? तो सबको पता है एड्स एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD है, समझ गए। तो एड्स आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रोग है। इन बातों को ध्यान में रखना है। हवा से नहीं फैलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कीटों के काटने से भी नहीं फैलता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। कहता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की श्रेणी में है कौन? इनमें कौन? खुजली रोग, गोनेरिया रोग, डायबिटीज़ रोग, इनमें से सभी। तो STD रोग बहुत सारे रोग हैं जिसमें आपका सिफिलिस, गोनेरिया, समझ गए, एड्स, ये सब आपके STD में आता है। तो STD में गोनेरिया आपका सुजाक रोग होगा, बाकी खुजली नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा। डायबिटीज़ एक क्रोनिक मेटाबॉलिक रोग है, याद रखिएगा, समझ गए, ध्यान रखिएगा। आगे है मल के 1 ग्राम में नेक्टर अमेरिकेनस के 300 से अधिक अंडे होना क्या दर्शाता है? यानी अगर मल के जांच किया जा रहा है और उसमें नेक्टर अमेरिकेनस के 300 से अधिक अंडे अगर परीक्षण में मिले तो वह क्या दर्शाएगा? वह यही दर्शाएगा कि यह एक काफ़ी ज़्यादा सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है, समझ गए। चलिए आगे है कौन सा पॉलीमेराइज प्रोटीन में बदलता है? कौन सा पॉलीमेराइज प्रोटीन में बदलता है? तो देखिए एमिनो एसिड जो होता है वह एमिनो एसिड प्रोटीन में, देखिए कोई भी प्रोटीन से एमिनो से प्रोटीन, तो प्रोटीन में बदलने की बात कर रहा है तो सीधा सीधा एमिनो एसिड होगा, समझ गए। चलिए आगे है एमिनो एसिड हो गया। आगे है 5 से कम की क्लिनिक में 2 साल के बच्चे का वजन तौला जाता है। 5 वर्ष से कम जो होता है क्लिनिक, जैसे अंडर 5 क्लिनिक कहते हैं, उसमें 2 साल के बच्चे का वजन तौला जाता है प्रति 3 माह पर, प्रति माह, प्रति 2 माह पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रति 2 माह पर बच्चे का वजन तौला जाता है, नापा जाता है। आगे है बढ़ी हुई पोषण, इंक्रीज न्यूट्रिशन की मांग के लिए उत्तरदायी शारीरिक अवस्था क्या है? ठीक है, यानी जब नॉर्मल से पोषण डिमांड बढ़ जाता है तो कौन से अवस्था में बढ़ सकता है? तो अनेक बीमारी में, अनेक संक्रमण में, ठीक है ना, जहाँ पे नॉर्मल से बॉडी कमज़ोर हो जाएगा तो पोषण डिमांड बढ़ जाएगा। तो फीवर भी वो अवस्था हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकता है, अत्यधिक एक्सेसिव बर्न में भी ये चीज़ें बढ़ जाता है ऑल, ठीक है। तो बढ़ी हुई पोषण की अवस्था आपको इनमें से सब होगा, समझ गए, इनमें से सब होगा। अगर इनमें से सबसे ज़्यादा पूछता तब जो है हम प्रेगनेंसी करते, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावशाली होता है, हेल्थ टीचिंग इफेक्टिव कब होता है? तो एग्जीबिशन द्वारा, यानी प्रदर्शनी द्वारा, गोष्ठी सेमिनार द्वारा, डिस्कशन मेथड द्वारा, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन द्वारा। देखिए ये सारे के सारे मेथड है हेल्थ एजुकेशन का, समझ रहे हैं, बट सबसे इफेक्टिव पूछ रहा है, प्रभावशाली पूछ रहा है। तो सबसे प्रभावशाली जो होता है वह प्रदर्शन करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, लोगों में दिखाकर चीज़ों को सिखाना काफ़ी बेहतर होता है। एज फॉर एग्जांपल ORS का घोल बनाना है तो लोगों में अगर हम मौखिक रूप से बता देंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट इसका दिमाग से उड़ जाएगा, लेकिन अगर क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है, बना कर दिखाएंगे कि कैसे घोल बनेगा तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लोग ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए प्रदर्शन वाला इम्पोर्टेंट होगा। आगे है नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों में शक्तिशाली एवं स्वस्थ दांतों का विकास करने के लिए आवश्यक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पर्याप्त सब्जियाँ खिलाना ये तो ज़रूरी है एक स्वस्थ दांत और विकास के लिए। पर्याप्त दूध पिलाना ये भी कैल्शियम देगा, अच्छी बात है। पर्याप्त फल खिलाना ये भी आपको खनिज लवण देगा, दांत के लिए आवश्यक है। लेकिन पर्याप्त मिठाई खिलाना ये दांतों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा दुश्मन है। पर्याप्त मिठाई खिलाएंगे कैविटी लग जाएगा, दांत का नुकसान हो जाएगा, समझ गए। आगे है प्रोटीन का निम्नीकरण पॉलीपेप्टाइड में करने वाले किण्वों के नाम क्या है? एंजाइम का। देखिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने वाला जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है, समझ गए ना। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है वह ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे है सबसे सुरक्षित प्रकार के शौचालय कौन होता है? सबसे सुरक्षित वाटर क्लोजेस्ट जो जल के नज़दीक हो, डगबेल, बोरबेल, पिट प्रेबी। देखिए तो जो वाटर क्लोजेस्ट होता है ये सबसे सुरक्षित प्रकार के शौचालय होता है, ओके।
चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, कहता है सुई इंजेक्शन लगाते समय यदि इसकी नोक से हाथ लग जाए तो रोगी में इसे लगाने से पहले क्या करना चाहिए। तो जैसे इंजेक्शन हम किसी पेशेंट को लगाने जा रहे हैं, उससे पहले अगर इंजेक्शन जो आपका सुई है वो इधर उधर किसी हाथ में चुभ जाए तो क्या करेंगे, हम उसे बिल्कुल उसे दोबारा मरीज में यूज नहीं करेंगे। जहाँ वो टच किया उसको हम यूज नहीं करेंगे, यानी एक इंजेक्शन एक मरीज के लिए ही आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो तुरंत हम उसे हटाकर दूसरे और विष संक्रमित सुई लगाएंगे जो फ्रेश होगा। बात समझ गए। चलिए, तो बात करने की अक्षमता के रूप में जाना जाता है, समझ गए। यानी किसी को बात करने में दिक्कत हो, समस्या हो भाषण देने में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफेसिया कहते हैं, ठीक है। एफेजिया होता है जो निगलने में समस्या होता है। डिस्पेप्सिया होता है जिसे अपच बोलते हैं, और डिस्फेजिया निगलने में जो है आपको दिक्कत करता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे है आईवीपी स्टोन उपचार किसमें किया जाता है। तो जो किडनी होता है, किडनी में आईवीपी स्टोन का उपचार किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एडीएच का दूसरा नाम क्या है। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। तो एडीएच का दूसरा नाम जो होता है वैसोप्रिन होता है, ठीक है, याद रखना है। आगे है पॉलीयूरिया। पॉली मतलब बहुत, यूरिया मतलब मूत्र, यानी मूत्र का बहुत त्याग होना पॉलीयूरिया कहलाता है। अगर एनूरिया रहेगा तो ए फॉर अब्सेंस, यानी मूत्र का न होना या बहुत थोड़ी मात्रा में होना, एनूरिया। ओलिगुरिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि मूत्र का बहुत कम बनना, ठीक है ना, कम बनना, समझ गए। तो ये होता है। पायूरिया रहेगा तो पी फॉर पस और यू फॉर यूरिया, यानी पायूरिया मतलब यूरिया में, यूरिन में पस होना, समझ रहे। चलिए, तो पाइलीरिया मतलब क्या होगा, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे एक्सेसिव पैसेज ऑफ यूरिन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खून में पोटेशियम की कमी के रूप में जाना जाता है। खून में अगर पोटेशियम की कमी हो गया तो उसे हम लोग जानते हैं, कमी को किस रूप में जानते हैं, हाइपो के रूप में, और पोटेशियम को कैलेमिया। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कमी को हम लोग हाइपो से डिनोट करते हैं, पहले हाइपो लगाते हैं, और कैलेमिया जो होता है के से, पोटेशियम को हम लोग के से सूचित करते हैं, तो ये कैलेमिया, ठीक है ना। तो हाइपो कैलेमिया होगा, तो हाइपो कैले, अगर ज़्यादा रहेगा तो हाइपर कैलेमिया होता, ठीक है, हाइपर कैलेमिया होता, ज़्यादा रहता तो। हाइपोनाइट्रेमिया मतलब सोडियम का कम होना, ठीक है ना, सोडियम का कम होना, और हाइपर नाइट्रेमिया सोडियम का ज़्यादा होना, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूख में कमी, भूख में कमी को एनोरेक्सिया कहते हैं, एनोरेक्सिया, समझ गए, एनोरेक्सिया। एस्फेक्सिया होता है श्वसन कष्ट, यानी श्वासन अवरोध, समझ गए। एनीमिया रक्त की कमी, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, क्यों, प्रोथ्रोम्बिन स्तर बढ़ाने के लिए, समझ गए, जिससे ब्लड क्लॉट होता है, समझ गए। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, सबको पता होना चाहिए। पर्सीनियस जो एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से होता है, समझ गए। आगे है इंसुलिन इंजेक्शन की ओवरडोज देने से क्या होता है। तो इंसुलिन की ओवरडोज देने से अचानक से जो है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है आपका कम जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। इंसुलिन का इंजेक्शन कब देते हैं, मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज, तो आप ज़्यादा ओवरडोज दे देंगे तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, समझ गए ना, तो हाइपोग्लाइसेमिया, समझ गए। आगे है पाइलो, देख लीजिए, पाइलोनेफ्राइटिस के कारण होता है, ठीक है ना। पाइलोनेफ्राइटिस के कारण किसके कारण होता है, तो चूँकि यह एक इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन चोट के कारण होता है या इन्फ्लामेशन जो है संक्रमण के कारण होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपको होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेरिटोनियल गुहा में स्वतंत्र गैर पिपदार द्रव के संग्रह को क्या कहते हैं। तो पेरिटोनियल गुहा में जो स्वतंत्र गैर पिपदार मतलब पानी की तरह तरल, इसके संग्रह को एसाइटिस कहते हैं, पेट में पानी भरना, समझ गए। वेरिकोसील होता है ये आपके जो टेस्टिज है, टेस्टिज का जो है आपको इन्फ्लामेशन, सूजन जो होता है वेरिकोसील, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये वेरिकोसील अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखिएगा, समझ गए। हाइड्रोसिफलस होता है ब्रेन में, बच्चा के ब्रेन में, मस्तिष्क में पानी का इकट्ठा होना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैडर को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो सिस्टोस्कोप का उपयोग करते हैं ब्लैडर को देखने के लिए। लैरिंजोस्कोप, लैरिंग्स का जो है परीक्षण होता है। इंडोस्कोप आपके पेट के अंदर जो है आपको डाला जाता है परीक्षण के लिए, समझ गए। ब्रोंकोस्कोप ब्रोंकिया को
देखने के लिए, समझ गए ना। आगे है प्लूरल कैविटी में मवाद पाया जाना क्या कहलाता है। देखिए मवाद की बात करेगा तो एम्पाइमा होगा, ठीक है ना, एम्पाइमा, ये राइट होगा। और अगर हवा के बात कहेगा कि प्लूरल कैविटी में हवा का भरना तो वह क्या कहलाएगा, एम्फाइस्मा कहलाएगा, ये वाला, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है मलेरिया का कारण क्या होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। मलेरिया किसके कारण होता है, फीमेल एनाफिलीज के कारण, समझ गए। आगे है 15 नंबर, डेंगू फीवर का कारण क्या होता है, तो डेंगू एडिस एजिप्टाई के कारण होता है, समझ गए, याद रखिएगा ये सब। आगे मैं बढ़ता हूँ। कॉप्लिक स्पॉट मिजल्स में दिखाई देता है। मिजल्स एक वायरल रोग है, ठीक है। मिजल्स को अन्य नाम जो है रूबेला भी कहते हैं, ठीक है। एड्स आपके यह होता है सेक्सुअल डिजीज है, समझ गए, HIV वायरस के कारण होता है। डिप्थीरिया है कोरिनम डिप्थीरियाई के कारण डिप्थीरिया होता है, ठीक है। मम्स जो है यह पैरामैक्सिको वायरस के कारण होता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। टाइफाइड का कारण क्या है, सल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है, मिजल्स का उद्भवन अवधि, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मिजल्स का कारण क्या होता है, तो मिजल्स का कारण रूबेला वायरस होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान, मिजल्स को हम लोग रूबेला नाम से भी जानते हैं। और मैं बता दूँ मिजल्स जो होता है यह पैरामैक्सिको फैमिली के अंदर का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है पैंक्राडाइटिस। पैंक्राडाइटिस किसका सूजन है, ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो पैनकार्डाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ होल कार्डियक, ठीक है ना, होल कार्डियक। अब होल कार्डियक में ये तीनों आ जाएगा, समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ। मोतियाबिंद का उपचार क्या होता है, कैटरैक्ट सर्जरी होता है, समझ गए। मोतियाबिंद का, इसमें मेडिकल और एंटीबॉडी जो है आपका एंटीबायोटिक उतना जो है नहीं कारगर होता है। आगे है सिफिलिस का जीवाणु कारक क्या है। सिफिलिस किसके, सबसे पहले सिफिलिस एक बैक्टीरियल STD रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो किसके कारण होता है, ट्रेपेनोमा पैलिडम के कारण, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट्स का उपचार क्या है, तो डॉट्स उपचार TB के लिए होता है, लेप्रोसी के लिए आपका MDT होता है, समझ गए। एड्स के लिए आपका क्या होता है, ART होता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों को। आगे है आँख के बाहरी परत को एस्क्लेरा कहते हैं, समझ गए, एस्क्लेरा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मीजल्स का दूसरा नाम रूबेला है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर है। रेबीज का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया है। फोटोफोबिया में प्रकाश से डर लगता है व्यक्ति को, समझ गए, प्रकाश से डर लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, हार्ट अटैक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। एक्यूट जो MI होता है वो हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का लक्षण होता है चेस्ट में पेन होता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। आगे है हर्पीज जोस्टर में सर्वाधिक प्रभावित कौन सा होता है, तो हर्पीज जोस्टर में सर्वाधिक जो प्रभावित होता है वो अपन नर्व होता है, ऑप्शन नंबर D, तंत्रिका। ओके, आगे है शरीर में सबसे अधिक होने वाला फ्रैक्चर कौन सा होता है, तो ये क्लेविकल फ्रैक्चर होता है, समझ गए, सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है, AEPI होता है, ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI। RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए आगे है कोलोस्ट्रम स्रावित होता है पहले 3 दिन तक, समझ गए, शिशु के जन्म के पहले 3 दिन तक यह शुरू होता है, स्रावित होता है, जो गाढ़ा पीला मिल्क होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु का पहला मल मिकोनियम होता है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब क्वेश्चन बहुत वन लाइनर है। आगे है समान शिशु का अपगार स्कोर 7 से 10 होता है समान अवस्था में, समझ गए, याद रखिएगा। आगे है वह रोग जिसमें कॉप्लिक स्पॉट पाए जाते हैं वो मिजल्स होता है अपना, ठीक है, जो कि एक वायरल रोग है। ओके, और ये वूपिंग कफ कुकुर खांसी जो होता है इसका अन्य नाम आप लोग कमेंट करें, ठीक है। आगे है यहाँ पे HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चों को दिया जाने वाला उपचार क्या है, अभी ऊपर बताए हैं ART होता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। आगे है दूध के दांत की संख्या 20 होता है, टोटल दांत की संख्या, मैच्योर दांत की संख्या 32 होती है, समझ गए।
आगे है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निर्माण करने के लिए प्रेरित करने वाला जो विटामिन है कौन है, तो आपका सबको पता है ब्लड क्लॉट के लिए आपका विटामिन के होता है जो क्लॉटिंग फैक्टर को प्रेरित करता है, ठीक है, क्लॉट के लिए। आगे है संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष स्वीकार की गई, यानी चिल्ड्रेन राइट्स का जो अधिकार है उसके लिए कब जो है इसे स्वीकार किया गया, तो 1959 इसका राइट आंसर होगा। ओके, 1959। 39 है, यहाँ पे देखिए गर्भधारण की उम्र 37 हफ्ते पूर्ण होने से पहले अगर जन्म होता है बच्चे को तो उसे क्या कहते हैं, तो 37 से पहले जो होता है उसे प्री मैच्योर कहते हैं, प्री टर्म कहते हैं, समझ गए, याद रखिएगा। पोस्ट टर्म जो होता है वह 42 सप्ताह पर होता है, समझ गए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चे की वृद्धि मापा जाता है सेंटीमीटर में, समझ गए कि बच्चा इतने सेंटीमीटर का है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एंटेरियर फ्रंटले का दूसरा नाम क्या है, उसे ब्रेगमा नाम है, ठीक है, एंटेरियर फ्रंटले का दूसरा नाम ब्रेगमा है। ओके, आगे है बीसीजी के बचाव के लिए जो दिया जाता है वह ट्यूबरक्लोसिस के बचाव के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 43 है, स्तन दूध में इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, यानी स्तन दूध में IgA पाया जाता है, IgA, ठीक है। आगे है, इनमें से क्या अवसाद का लक्षण नहीं है, डिप्रेशन का लक्षण नहीं है। देखिए, तो डिप्रेशन में व्यक्ति दुखी होता है मन से, ठीक है, निराशवादी हो जाता है, समझ गए, तो बहुत सारे चीज़ जो है वर्थलेस हो जाता है, समझ गए। लेकिन हैप्पीनेस जो होता है, इस खुशी जो होता है डिप्रेशन में व्यक्ति खुशी होता है, डिप्रेशन में तो दुखी होता है, तो ये इसका लक्षण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है, अहम जो है एक चेतन मन का केंद्र है, ईगो, समझ गए, ईगो ID और सुपर ईगो पता होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, पहली साइकेट्रिक नर्सिंग पुस्तक किसने लिखी, इन चारों में नैले ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं, न्यू इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब पारित हुआ, 1987 में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर है, इंडियन लूनेसी एक्ट 1912 में आया, जिसका काम था कि जो भी मानसिक अस्पताल है उसको कंडक्ट करना है, कैसे चलाना है, क्या करना है, ठीक है ना, बेसिकली, तो 1912 में। आगे बढ़ते हैं, किसी बाह्य वस्तु अथवा किसी का गलत अर्थ लगाना क्या कहलाता है, किसी बाह्य वस्तु अथवा स्थिति का गलत अर्थ लगाना क्या कहलाता है, वो भ्रांति कहलाता है, समझ गए, भ्रांति। आगे मैं बढ़ता हूँ, नींद में होने वाले भ्रम को क्या कहते हैं, हिप्नोगोगिक भ्रम कहते हैं, हिप्नोगोगिक भ्रम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, खुले स्थान से डर को क्या कहते हैं, एगोराफोबिया कहते हैं, खुले स्थान से अगर किसी को डर लगता है तो उसे एगोराफोबिया कहते हैं, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिर्गी का दूसरा नाम क्या है, मिर्गी का दूसरा नाम कन्वल्सन भी है, फिट भी है, सीजर भी है, तीनों एक ही नाम होता है और ये उपरोक्त सभी होगा। आगे है, एक मनोरोग चिकित्सक सर्वप्रथम क्या होता है, तो एक मनोरोग चिकित्सक सर्वप्रथम फिजिशियन होता है, समझ गए, फिजिशियन, तो ये अपना फिजिशियन होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम कब शुरू हुआ, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू हुआ, 1982 में, याद रखिएगा। ओके, आगे है, रोगी में विचार शून्य पाया जाता है क्या कहलाता है, तो जो जटिल और गंभीर मानसिक रोग होता है उसमें विचार शून्य पाया जाता है, समझ गए, तो वो इसमें गंभीर कौन है, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है, बहुत अधिक नींद आना क्या कहलाता है, तो बहुत अधिक नींद आना हाइपरसोमनिया कहलाता है, ठीक है। इंसोमेनिया होता है नींद में कमी को, समझ गए, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से माय डियर यहाँ